धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 31 जुलाई को हिंसा हुई थी मेवात के नू इलाके में, जब नल्हड़ मंदिर से शोभा यात्रा चल रही थी और तिरंगा चौराहे पर पहुंची थी। उसी के बाद से लगातार की तस्वीरें आप जान ही रहे हैं। पूरे गुड़गांवा, पूरे पलवल और आसपास फरीदाबाद और ना जाने किन किन इलाकों को जलाने की कोशिश की गई। कई लोगों की हत्या हो चुकी है। आज भी हालात वहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। दिन में कर्फ्यू खोल दिया जाता है, रात भर कर्फ्यू रहता है, इंटरनेट शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच अदालतों में भी मेवात को नूह को लेकर बहुत कुछ घट रहा है। जैसे वहां पे बुलडोजर चल रहा था, उस पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, ब्रेक लगा दिया। कल उसमें सुनवाई थी, तो सुनवाई के दौरान सरकार ने क्या कहा और तमाम जो पीड़ित पक्ष की तरफ से वहां लोग पेश हो रहे थे, उन्होंने किस तरीके से अपना पक्ष रखा। इसके अलावा एक वकील महोदय हैं शहाबुद्दीन, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी से वहां के वकीलों में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। और कल जुमे का भी दिन था और लगातार तीसरे जुमे के दिन मस्जिदों में जुमे की नमाज नहीं होने दी गई या लोगों ने परहेज किया कि भी नमाज ना हो। तो इन्हीं तमाम हालात को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ ऑनलाइन स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं एडवोकेट रमजान चौधरी जी। रमजान चौधरी जी मेवात विकास सभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और इसके अलावा जो ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज नाम का संगठन बना हुआ है, उसके वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं और वो कल हाई कोर्ट में भी मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई। पहला सवाल यह है कि सरकार कह रही है कि हमने ना एक तरफा कार्रवाई नहीं की है, हमने 70% घर अगर मुसलमानों के तोड़े हैं तो 30% घर उसमें हिंदुओं के भी तोड़े हैं। कुल 473 घर तोड़े गए हैं। मीडिया में चल रहा था कि 750 तोड़ दिए गए हैं। तो तोड़े असल में कितने गए हैं, आप लोगों ने कितना डाटा बनाया है? और सरकार का यह कहना है कि हमने हिंदुओं के भी तोड़े, सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं तोड़े, इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है? देखिए रईस भाई, ये सरकार की गुंडई का और जो सरकार ने तोड़ फोड़ की है उसका ये जीता जाता सबूत है कि उन्होंने कागजों में जो दिखाया है बिल्कुल झूठ है और इस जमीनी हकीकत इसका पर्दाफाश कर दी। ये ठीक है कि कुछ दुकानें अगर मुस्लिमों के बीच में जो थी हिंदू भाइयों की, वो भी टूट गई हैं इस उसमें कि उनको बचाना शायद वो नामुमकिन है। क्योंकि राहत इंदौरी साहब ने कहा है ना कि आग लगेगी, आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो वो वाली कहावत है कि कुछ दुकानें अगर बीच में आ गई या कुछ खो के खोम से बीच में आ गए तो वो जरूर वो टूटे हैं। लेकिन ये एक तरफा कार्रवाई है, इसमें कोई संदेहजनक बात है ही नहीं। बिल्कुल भी जमीनी स्तर पर हमने अपनी आंखों से देखा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कागजों में जो झूठ का पुलंदा लिखा है वो बिल्कुल गलत है, उसमें कोई सच्चाई नहीं। कितना आप लोगों ने डाटा कलेक्ट किया है? कितने घर, कितनी दुकानें तोड़ी गई हैं? एक होटल जो आलीशान होटल खड़ा हुआ दिखाई देता था 3 मंजिला, उसको भी तोड़ा गया है। और अदालत में जो सरकार ने आंकड़ा दिया है उसमें क्या फर्क है? देखिए जो रईस भाई, ये आंकड़ा है मेवात का अलग है, गुड़गांवा का अलग है। ये हो सकता है कि गुड़गांवा में कुछ कार्रवाई अलग तरीके से हुई हो तो उनको मिलाकर ये सब एक आंकड़ा बन रहा हो कि 71 प्रॉपर्टी उसमें हिंदूज की भी है। लेकिन मेवात के अंदर तो जो ज्यादातर मैं कहता हूं कि अगर 95-97% जो घर तोड़े गए, मकान दुकान तोड़ी गई हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के हैं। हिंदू भाइयों के बहुत कम टूटे हैं। मुसलमानों के हैं और हिंदू भाइयों के तो जैसा आपने बताया कि भैया जब पूरी मार्केट तोड़ रहे हो तो मार्केट के बीच में 2-4 दुकानें हो सकता है वहां पे हिंदुओं की थी तो वो टूट गई, इस वजह से वो टूट गई, उनको तोड़ा नहीं गया है। हाईकोर्ट ने कल क्या कहा है बुलडोजर को लेके? हाईकोर्ट ने चूंकि स्वतः संज्ञान लिया था, संधावालिया और हरप्रीत की कौर ने टाइम्स ऑफ इंडिया और ट्रिब्यून को पढ़कर जिस तरह से लिया था कि भाई यहाँ एथनिक क्लीजिंग हो रही है, यानी जातीय सफाई के तौर पर उसको देखा जा रहा है, ऐसा शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो उसी को लेकर कल पहली बार चीफ के, चूंकि जो पीआईएल होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो पहली कोई भी संज्ञान लेने के बाद चीफ के यहाँ जाती है, यानी सीजे के यहाँ, चीफ जस्टिस के यहाँ। तो पिछली तारीख पर जो 11 तारीख थी उसमें चीफ छुट्टी पर थे तो वो इंटरटेन नहीं हुई थी। कल पहली बार चीफ के यहाँ लगी थी। उन्होंने सरकार से जवाब तलब किया कि भाई आप जवाब दीजिए, जैसा कि इसमें श्वेत संज्ञान लिया गया था, और अगली तारीख देती है। और जो और इंटरवेनिंग की दरखास्त लगी थी उन पर अगली सुनवाई पर जो है अगली तारीख पर सुनवाई करने के लिए कहा गया है। और
जी, स्टे बरकरार है। क्या आप लोग ऐसी कोई तैयारी कर रहे हैं तमाम डेटा कलेक्ट करके कि बताएं अदालत को कि साहब इन्होंने इतने लोगों को बर्बाद कर दिया है, उनको पुनर्वास किया जाए, उनका दोबारा से उनको बसाया जाए, उसका मुआवजा दिलवाया जाए? क्या ऐसी भी कोई कोशिश चल रही है अदालत में? देखिए, अभी जो ये पीआईएल होती है, इसमें ये सरकार ने चूंकि पीआईएल खुद कंसीडर की है, सो मोटो लिया है, अभी हम इंटरवेनिंग की दरखास्त लगा सकते हैं स्टेज पे। तो जितने भी हमारे पीड़ित हैं, अलग अलग तरीके से कई दरखास्तें, 6 दरखास्तें इंटरवेनिंग की लगी हैं। तो उनमें जब इंटरवेनिंग की दरखास्त लगने के बाद ये कंसीडर हो जाएंगी, उसके बाद हम अपना अपना जो पीड़ित है, जो जिसको चाहे वो धरपकड़ के दौरान पीड़ित हुआ हो, या जो मकान दुकान तोड़ने पर पीड़ित हुआ हो, या किसी भी प्रकार से जो पीड़ित हुआ हो, उसकी बातें बाद में जिस तरह से पीआईएल कंसीडर होती है, उसमें जिस तरह की मांग होगी, जिस तरह से जरूरत होगी, तमाम आंकड़े हमने भी इकट्ठे किए हैं। और जिला बार एसोसिएशन की तरफ से आर एस चीमा साहब को खड़ा किया है, और हमने बहुत सारे पीड़ितों को तरफ से आर एस स्वेज, आर एस बैंस वगैरह को, सबको जो सीनियर डेजिग्नेटेड जजेस हैं, वो एडवोकेट सॉरी, उनको खड़ा किया है। आगे जैसे जैसे पीआईएल की मांग होगी, जिन चीजों की जरूरत होगी, और जो हम मांग करेंगे, उनको जैसा लगेगा, और पीआईएल की जो जरूरत होती है उनको पूरा करने में हम पूरा सहयोग करेंगे अदालत। ठीक है, धीरे-धीरे चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी और धीरे-धीरे तमाम चीज़ें जो है अदालत तक पहुँचती रहेंगी, लोगों को इंसाफ दिलाने की एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। अब यहाँ सवाल कर लेते हैं कि बताया जा रहा है कि एसटीएफ अभी भी गिरफ्तारी कर रही है, एक तरफा गिरफ्तारी चल रही है, पुलिस एक तरफा अभी भी गिरफ्तारी कर रही है। वर्तमान में क्या हालात वहाँ पर बने हुए हैं? कल जुमे का दिन था, बताया जा रहा है तीसरे जुमे को भी मस्जिदों में नमाज नहीं होने दी गई, या खुद मुसलमानों ने परहेज किया कि नमाज ना पढ़े मस्जिदों में जाकर अभी? देखिए, एक तरफा गिरफ्तारियों का तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तकरीबन 250 के आसपास की गिरफ्तारियां हैं, जिनमें से 241 गिरफ्तारियां वो मेयो मुस्लिम समाज के लोगों की हुई, और 7 से 8 गिरफ्तारियां, यानी जो मस्जिद में जो जलाया गया था ताउडू की, उसमें 5 मुलजिम उसमें हैं, और 1-2 और मुलजिम हैं, और ये बिट्टू बजरंगी। इसके अलावा और बड़ी गिरफ्तारी दूसरे समाज की नहीं हुई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है या दो तरफा हो रही है। लेकिन बिट्टू बजरंगी के गिरफ्तार होने से कम सरकार ये कह सकती है, अपना फेस वॉश कर सकती है कि हमने गिरफ्तारियां दूसरी तरफ भी की है। अच्छा, बिट्टू बजरंगी की जो गिरफ्तारी है उसको लेके मैं एक राजनीतिक मामला आपके सामने रख रहा हूं। हालांकि आप कानूनी व्यक्ति हैं, लेकिन क्योंकि सामाजिक भी हैं, तमाम चीजों पे नजर भी रखते हैं, तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। मुझे लगता है पीके अग्रवाल ने, जो डीजीपी थे हरियाणा के, जाते जाते आखिरी दिन खट्टर और विज को एक झटका दे दिया और बिट्टू बजरंगी को जेल में डलवाकर चले गए, वरना ये काम नहीं हो पाता। और ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही हैं, लेकिन चूंकि बिट्टू बजरंगी दोषी है, और उसने जिस तरह के गुनाह पाप किए हैं, छोटे माइनॉरिटी को परेशान करने के, उनको लूटने के, उनकी गायों को लूटने के, उनके पशुओं को लूटने के, दुकानों को तोड़ने की, एक बड़ा काला अध्याय उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसकी लिगेसी बहुत खराब है। और यहाँ अगर जिस तरह से उसके वीडियो, अभी तो इंटरनेट चल नहीं रहे थे, वो सामने आते, तो शायद फिर सरकार को उसकी जवाबदेही करनी पड़ती। और उन सभी वीडियोज को देखने के बाद सरकार ने, मैं समझता हूं कि ये फैसला लिया है कि बाद में और किरकिरी हो, जितनी हो गई वो कम नहीं हुई है, उसको मतलब जेल में डालने की जो है जरूरत की है, मैं ऐसा समझता हूं। मोनू मानेसर अभी गिरफ्तार नहीं है और बहुत सारे लोग उसके इंटरव्यूज कर रहे हैं, बल्कि अपने चैनल के मंचों पर बुला के बिट्टू बजरंगी, अशोक बाबा और मोनू मानेसर टाइप के लोगों को खूब सम्मानित कर रहे हैं। क्या इस मामले को भी आपको अदालत में नहीं ले जाना चाहिए और ऐसे चैनलों पे भी कार्रवाई की बात नहीं करनी चाहिए? हमने बिट्टू बजरंगी और अभी जो है मोनू मानेसर के खिलाफ एक दरखास्त दी है। अजीज अख्तर एडवोकेट हैं, उन्होंने दरखास्त दी है, और उनके तमाम काले कारनामों को उसमें लिखा है। हम उस पर ये अलग बात है कि प्रशासन ने कॉग्निजेंस नहीं लिया है, एफआईआर उसमें नहीं लिखी गई है, लेकिन हम कोर्ट में जाएंगे, अदालतों में भी जाएंगे, और इस तरह के लोगों पर जिसने भी गलत किया है, हमारे सरकार, हमारे समाज की और इलाके की शांति को भंग किया है, डिस्टर्ब किया है, और लोगों को मुसीबत में डाला है और दहशत में डाला है, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने जिला बार एसोसिएशन ने और मेवात विकास सभा
दो बड़े ऐसे संगठन है, एक सामाजिक संगठन है, एक न्यायिक संगठन है। जी दोनों ने पहले दिन से ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ पर्चे दरखास्त करने की गुहार लगाई है या कहीं ना कहीं अर्जी दाखिल की है। अभी हो सकता है कार्रवाई सरकार नहीं कर रही हो, एक तरफा कार्रवाई हो, लेकिन चूंकि जी हम कानूनी लोग हैं, चीजों को अच्छी तरह से जानते हैं, हम इनका जी पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो जेल की सलाखों के पीछे धकेल कर रही है। बिल्कुल सही। आपके इस हौसले को सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हर इलाके के लोग अपनी लड़ाई अगर इसी तरीके से मजबूती से लड़ेंगे तो ये कितने बड़े दंगाई हो, इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि ये देश कानून से चल रहा है, किसी की आस्था से नहीं चल रहा है कि वो जो चाहे कुछ भी करे, कहीं भी तांडव करे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि खाप पंचायत जगह जगह आप लोगों के समर्थन में आ रही हैं, क्या उनके समर्थन में आने से आप लोगों को फायदा हो रहा है, क्योंकि जगह जगह बायकाट भी खूब किया जा रहा है पूरे हरियाणा के अंदर? देखिए रईस भाई, दो तीन चीजें होती हैं जब समाज में आग लगती है या किसी के घर में आग लगती है, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक पानी डालने वाले होते हैं, एक पेट्रोल डालने वाले होते हैं। जो रेवाड़ी में सर्व जातीय पंचायत हुई है इस नफरत के खिलाफ, उसका हम स्वागत करते हैं। वो पानी डालने वाले, जो अभी डागर पाल की, सहरावत पाल की और जो दूसरी खाप है उनकी पंचायत हुई है मेंडकोला में, उन्होंने जिस तरह से समर्थन किया है कि हम इस नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और ये मैं मुस्लिम समाज भी समाज का हिस्सा है, उनके साथ खड़े होंगे, उनका स्वागत करते हैं। ये सब पानी डालने वाले हैं। आग लगी है, अशांति है, तो ऐसे में इन लोगों का हमको स्वागत करना है। हम उनका धन्यवाद भी करते हैं कि ऐसे मुश्किल और कठिन दौर में वो साथ खड़े हुए हैं। दूसरा, जो पेट्रोल डालने वाले लोग हैं, जैसे पुंडरी में पंचायत हुई और कल उनके अनुयायी यहाँ डीसी एसपी से मिले हैं कि हमको यात्रा करनी है, हर हालत में करनी है, और ये होगा और वो होगा। ये पेट्रोल डालने वाले लोग हैं। बस हमारे समाज को, देश को इन्हीं लोगों को पहचानना होगा कि जब देश में अशांति है, आग लग रही है, तो कौन पानी डालने वाला है और कौन आग में घी डालने वाला है, यही हमें तय करना है और इन्हीं को पहचानना है। बिल्कुल सही आपने कहा कि समाज को, उन चेहरों को पहचानना पड़ेगा जो समाज के साथ खड़े हैं या समाज के खिलाफ खड़े हैं। अब बात कर लेते हैं एडवोकेट शहाबुद्दीन को लेकर। आप लोग एसपी से मिले थे, एडवोकेट शहाबुद्दीन को क्यों गिरफ्तार किया गया है, और आपके मिलने के बाद क्या उनको छोड़ने की कोई स्थिति बन रही है? देखिए, कई बार जब इस तरह की घटना होती है, कई बार पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इससे हमें गुरेज नहीं था, लेकिन जिस तरह से बिल्कुल निर्दोष, उसका कोई कहीं कोई कंसर्न नहीं है, उसका गांव से, भाई से, किसी से कोई कंसर्न नहीं है, और उस बंदे को सिर्फ इसलिए कि वो दाढ़ी रखता है, उसको पकड़ा, दाढ़ी पकड़कर उसको जीप में डाला और उसको सीआईए तावड़ू लेकर गए और एक उससे घास खुदवाई, उसे पत्थर ढुआए, और जिस तरह से उनसे बदतमीजियां करवाई रात में, और जिस तरह से वहां जो दो ऑफिसर थे, पुलिस कर्मचारी थे, उन्होंने जो सांप्रदायिक स्लोगन्स उछाले उनके ऊपर और भद्दी भद्दी गालियां दी, वो एक ऐसी चीज थी जिसे देखकर वो रो पड़ता, उसकी रूह कांप जाती, और हमारी सुनकर हम थम जाते हैं कि क्या हमने ऐसा समाज बना दिया कि एक एडवोकेट के साथ इस तरह के इसका बर्ताव होता है और पूरी रात उसको प्रताड़ित किया जाता है। चूंकि ये बातें उन्होंने छुटने के बाद बताई, तो हम एसपी से जब मिले थे, हमने उनको बताया कि इस तरह चीजें हैं, तो उन्होंने उनको वाकई वेरिफिकेशन करवा के छुड़वाया। ये तो अच्छी बात थी, लेकिन उसकी जो घटना हुई वो हम पर बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उनका एफिडेविट लिया, कंप्लेंट ली, और उसको जो है दर्ज कराने के लिए एसपी महोदय को हमने भेज दिया है। उम्मीद है कि जिस भी कर्मचारी ने उनके साथ इस तरह से किया है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली, और जो आप लोग कोशिशों में लगे हुए हैं कि वहाँ पे एक शांति स्थापित हो, और पुलिस प्रशासन जो है अगर थोड़ा ईमानदारी से काम करे तो वो आसानी से हो भी सकती है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उस वक्त बुलडोजर चला दिया जब पहले ही दंगाई घरों को जला चुके थे, जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। ये पहली बार आज़ाद भारत के इतिहास में देखने को मिला, वरना जहाँ भी कुछ ऐसी स्थिति बनती है, पहले प्रशासन वहाँ पे मरहम लगाता है और फिर उसके बाद कानूनी कार्रवाई कोई करता है जिसके खिलाफ करनी होती है। सवाल और भी बहुत अधूरे हैं, वक्त का तकाजा है, आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।